नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वारीज मेरे को आई हैं। सभी बच्चों का ये कहना है कि सर अभी दिसंबर का टाइम चल रहा है, आने वाले टाइम पे हम कैसे अपना कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, कम समय में कैसे अच्छे नंबर लाने के लिए हम प्रिपरेशन करें। अभी तक हमने तैयारी नहीं की है, अगर हम आगे आज से पढ़ना चालू करते हैं तो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए, या पासिंग मार्क्स के लिए सर हमको कितना पढ़ना पड़ेगा, या हमको कितना पेज लिखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के मन में थे। तो मैंने सोचा इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ ताकि सारे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक मैं कवर कर पाऊँ। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं या कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप गूगल पे जाकर अगर आप लिखेंगे कि भाई हाउ मेनी यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल जो है उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका पूरा डिटेल मिल जाता है। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं वो आते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से और रविशंकर यूनिवर्सिटी से। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रॉब्लम तो सभी बच्चों की एक जैसी है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान के चलिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसकी भी वही प्रॉब्लम होगी। चाहे वो रविशंकर हो, दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, या बस्तर यूनिवर्सिटी हो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हो, सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, तो ये सारे स्टूडेंट्स तो एक ही हैं। स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट लगभग एक जैसी होती है। अब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चंस आ क्यों रहे हैं, बच्चे जो है वो इतने डरे हुए क्यों हैं कि वो पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर भी वो असमंजस में है। उसका सबसे बड़ा कारण था कोविड-19। कोविड-19 में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मुझे बाहर के स्टेट्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं नॉन टेक की बात करूं, नॉन टेक का मतलब ये है कि बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएचएससी हो गया, इन सारे टॉपिक्स, अगर इन सारे जो यूजी कोर्सेज हैं मैं सिर्फ अगर उसके बारे में बात करूं तो आपको ध्यान होगा कि जो 1920 था उसमें फर्स्ट टाइम इनको जनरल प्रमोशन मिला था। जनरल प्रमोशन लोगों को सुनने में या स्टूडेंट को सुनने में बुरा लगता है, बट बेसिक फैक्ट यही है कि आपको असाइनमेंट लिखा के पास कर दिया गया था। दूसरी बार जो जनरल प्रमोशन या असाइनमेंट बेसिस पे जो पास हुए वो हुआ 2021 में, और जो लास्ट टाइम था 21-22, इसमें भी इनको ऑनलाइन ब्लाइंडेड टेस्ट या जनरल प्रमोशन अगर आप चाहें तो सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, ये 3 साल मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो चाहे वो दुर्ग यूनिवर्सिटी हो या रविशंकर यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर लगभग लगभग 3 सालों में अभी कोई भी नॉन टेक का पेपर नहीं हुआ है। अब हुआ क्या इस कोविड-19 के कारण कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है इसने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ा ही नहीं होगा, चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो चाहे वो बीकॉम का स्टूडेंट हो, उसने 1920 में ट्वेल्थ का पेपर दिया होगा, और ट्वेल्थ का पेपर देने के बाद लास्ट 2 साल से उसको जनरल प्रमोशन मिला है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो जनरल प्रमोशन में पास हुआ है। इसी प्रकार आते हैं अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनके साथ क्या दिक्कत है, उन्होंने 11th जनरल प्रमोशन में क्लियर किया है, 12th जनरल प्रमोशन में क्लियर किया है और फर्स्ट ईयर जनरल प्रमोशन में क्लियर किया है। तो ये 3 साल से उन्होंने पेपर नहीं दिया। सुनने में ये 3 एजुकेशनल ईयर लगते हैं, बट बेसिकली अगर आप देखें कि जब वो लोग 2022-23 में पेपर दे रहे होंगे तो उन्होंने लास्ट टाइम पेपर दिया था 2019 और 20 में, और इसके बाद ये पेपर कब देंगे 23 में, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 साल का गैप हो जाता है। और अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है उसको 11th में जनरल प्रमोशन मिला है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर कोई भी फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है उसका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो सेकेंड ईयर का बच्चा है उसका 11th 12th और फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो फाइनल ईयर का बच्चा है उसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए इस साल जो एजुकेशनल ईयर है हमारा 22 और 23, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। अब ये तो हो गई समस्या की बात कि भाई कोविड था, आपकी स्टडी मटेरियल नहीं हुई, आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की वो अच्छे से नहीं हो पाई, ये सब एक्सक्यूजेज में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से उनको ये समस्याएं आ रही थी या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब इसके सलूशन पे बात करते हैं। सलूशन क्या है,
तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि भाई हमने अब तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे तो क्या होगा। अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो अगर इस दिन से भी अगर मैं बात करूँ तो आपके पास पूरा जनवरी या फरवरी है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है ये माह फरवरी का हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। एक पैटर्न होता है, एक रूल फॉलो होता है, अगर आप उसको कभी भी करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और मैं बोलूँ अगर अच्छे मार्क्स भी नहीं तो एटलीस्ट आप पास तो हो ही सकते हैं। अब सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमको करना क्या है। अगर आप किसी भी चीज़ को अरेंज करके अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो उसको अरेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। कई बच्चे बोलते हैं सर हम सिलेबस डाउनलोड कर नहीं कर पाते। बहुत आसान है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, उस यूनिवर्सिटी को आप लिखिए। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लिखिए बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस इन दुर्ग यूनिवर्सिटी, बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस इन पीटीआरएसयू मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। तो इस टाइप का आप अपने यूनिवर्सिटी से सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप ये देखिएगा कि उससे रिलेटेड जो है स्टडी मटेरियल आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है हमारा जो मेन मोटो रहता है, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरा आपके पास स्टडी मटेरियल और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं उस पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको कितना नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। मैंने स्टडी मटेरियल पर पहले से ही वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं, सबसे पहले अपने सिलेबस डाउनलोड किया, उसके बाद स्टडी मटेरियल में आपके दो फॉर्म्स हैं। या तो आप बुक्स के साथ अगर आप बुक्स के साथ जाना चाहें तो बुक्स के साथ जा सकते हैं। बुक्स के साथ जाने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होगी। बट अगर आपको पास होना होगा तो मार्केट में बहुत सारे जो हैं जैसे क्यूबीज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल परीक्षा बोध, प्रबोध, परीक्षा सार, अजय माला, बहुत सारी गाइड्स मिलती हैं। तो उनको आप अपने फेवरेबल बुक्स को जो है, मतलब आपको जिस बुक की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाती है, आप वो बुक परचेस कीजिए ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहे। तो यहाँ से पहला काम हो गया आपका सिलेबस डाउनलोड करना। दूसरा हो गया, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो परीक्षा सार, परीक्षा बोध या अजय माला कोई सा भी आप गाइड या क्यूबी ले सकते हैं। और उसके बाद अगला काम क्या कीजिए, आप ले लीजिए एक अनसॉल्व पेपर। अब अनसॉल्व पेपर में क्या कीजिए, लास्ट 5 साल का पेपर, मतलब 22, 21, 20 और ये हो गया 19 और 18, ये 5 साल का जो पेपर है उसको आप अलग अलग यूनिट वाइज सेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स के में मालूम पहले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में 22 में, 20, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको आप एक साथ लिख लीजिए। फिर यूनिट नंबर 2 में 22 से लेके 18 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको आप लिख लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते तो एक यूनिट में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन निकलते हैं। अगर रेपिटेशन की बात करूं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए तो 4 या 5 क्वेश्चन वहां से आपके हट जाएंगे। तो लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना होगा। अब ये 10 से 12 क्वेश्चन में होता यह है कि आप ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जा रहे हैं, उनको पहले टिक कर लीजिए। और जो नहीं बन पा रहे हैं वो कहाँ तक बन पाएंगे, एटलीस्ट अगर कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन है फिजिक्स का या मैथ्स का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप पूरा ना लिख के जितना आप लिख सकते हैं उतना लिख दें ताकि आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिल सके। उसके बाद आता है कि हम प्रिपरेशन करें कैसे, प्रिपरेशन का मेथड क्या होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे आप रविशंकर यूनिवर्सिटी से हों या आप दुर्ग यूनिवर्सिटी से हों या आप गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से हों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उसमें 5 यूनिट है, लगभग सारी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न होता है, तो मान लेते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का एक पेपर है जिसमें 5 यूनिट हैं, तो 5 के 5 यूनिट सॉलिड कर पाना मैथ्स के केस में या फिजिक्स के केस में या जो भी बीएससी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें 5 के 5 यूनिट सॉलिड कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो 5 का 5 यूनिट सॉलिड कर पाते हैं। नॉर्मली वो 3 यूनिट सॉलिड और 2 यूनिट अनसॉलिड करते हैं। अब ये दिमाग में आता है कि भाई 5 यूनिट सॉलिड का, 3 यूनिट सॉलिड का क्या मतलब होगा या अनसॉलिड का क्या मतलब होगा। तो आप एक काम कीजिए कि ये जो 5 साल का जो पेपर है वो प्लस आपने जो ये स्टडी मटेरियल जो भी अरेंज किया है वो, इन दोनों को मर्ज कर देंगे।
अगर आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक यूनिट में मान के चलिए 20 से अगर 25 क्वेश्चन निकलते हैं तो आप 3 यूनिट के सारे क्वेश्चन पढ़िए। 3 वो यूनिट होने चाहिए जो आपको सरल लगते हैं। अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा तो उसको कुछ यूनिट जो है वो अच्छे लगेंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर के रहे या सेकंड पेपर के रहे, या जो पिछली क्लास से रिलेट करता है उस टाइप के जो आपके पेपर हैं या उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है आप उसी को लें। तो 3 ऐसे यूनिट लें जो आपको सरल लगते हैं, उनको पूरी तरह से पढ़ें। मतलब उसमें 5 साल का पेपर होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का पेपर, प्लस आपको स्टडी मटेरियल में जो भी आपने लिखा हुआ है उसमें आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं वो। दूसरा रहता है 2 यूनिट अनसॉलिड का मतलब होता है आप सिर्फ 5 साल का पेपर पढ़ के चले जाइए। अगर आप सिर्फ 5 साल का भी पेपर पढ़ के चले जाते हैं और अगर आप 15 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं एक यूनिट में, तो मान के चलिए कम से कम एक क्वेश्चन तो होगा जो इनसे रिपीट होगा। और अगर एक क्वेश्चन भी रहता है और अगर मान के चलिए 5 यूनिट है एक पेपर में, तो हर पेपर कितने नंबर, हर यूनिट कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। और एक क्वेश्चन भी अगर आपका सही बैठ जाता है तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, 5 नंबर। तो अगर आप 30 नंबर का सॉलिड मतलब कंप्लीट स्टडी करके जाते हैं और 2 यूनिट अनसॉलिड करके जाते हैं, तो भी आप मान के चलिए आप 50 में अप्रॉक्स 30 to 35 नंबर आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपको 3 यूनिट आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाएं, और 2 यूनिट सिर्फ ऐसे होने चाहिए जिसमें 5 साल का पेपर हो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर आपको स्टडी मटेरियल अरेंज करना है। स्टडी मटेरियल में आप कोई भी क्यूबी ले सकते हैं, या जो आपके नियरेस्ट आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वहाँ के नोट्स हो सकते हैं, या जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके नोट्स हो सकते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करें, देन स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी हैं, अगर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनमें जाकर आप देख लीजिए कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद आप अनसॉल्व पेपर लें, अनसॉल्व पेपर को यूनिट वाइज अरेंज करें। यूनिट वाइज अरेंज करने के बाद 3 यूनिट को सॉलिड इन द सेंस 5 के 5 अनसॉल्व के पेपर, 5 साल के अनसॉल्व के पेपर, प्लस आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि आ सकता है उनको मर्ज कर दें, और 2 यूनिट अनसॉलिड मतलब सिर्फ 5 साल का पेपर करके चले जाएं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अगर कोई स्टूडेंट इतना करेगा तो पास ही हो जाएगा, बट उसके पास होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम गैप का आप सही तरीके से यूज़ करें। आप एग्ज़ाम गैप का जितना अच्छे से यूज़ करेंगे, आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल जो रहता है लगभग 1 से 1.5 महीने का होता है। मतलब मार्च में आपका पेपर चालू होगा, और अगर आप केमिस्ट्री वाले हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग वो चलता है 15 अप्रैल तक। और अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो वो जाता है मई तक। तो जो गैप्स रहते हैं उनका आपको सही तरीके से यूज़ करना है। अगर आप गैप का सही तरीके से यूज़ कर पाए और मेरे बताए गए जो मेथड है उसको सही तरीके से अगर आप अप्लाई कर पाते हैं, तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझा पाया हूँगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।